लास्ट टर्न पे हमारा डिस्कशन हुआ था स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाए थे। अभी उसमें मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स करानी है, तो क्लास में डिस्कस करूँगा, लाइव क्लास में देखता हूँ, जो मैं आपको वीडियो भेज दूँ। बट अभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं स्फेरिकल शेल में और सॉलिड स्फीयर में। बीच में आपको ये थोड़ा सा टॉपिक बीच में आपकी बुक में आ गया है, तो मैं सोचा पहले आपको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस करवा देता हूँ। ठीक है, समझते भाई व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आधी जो आपको नाम से क्लियर हो रही हैं कि इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल है ना। इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया कि ऐसा सरफेस नोट करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ए सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस मतलब कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर है, पॉइंट चार्जेस हैं, लाइन है, कुछ भी है, तो आप क्या करिए, अगर मैं सपोज करूँ मैं आपसे पूछूं कि किसी का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, इन्हीं में से किसी का, तो आपको करना क्या होगा, आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है, और फिर उन पॉइंट्स से एक आपको प्लेन बना देना होगा जो भी बन रहा है। ठीक है, और वो जो प्लेन होगा दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट चार्ज का मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, तो शायद मुझे लगता है कि आप सब लोग बना दोगे प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला फाइंड दोज पॉइंट्स विच हैव सेम पोटेंशियल, तो आपके दिमाग में इसका फॉर्मूला आएगा। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के इज कॉन्स्टेंट, क्यू इज कॉन्स्टेंट। मैं बोल रहा हूँ वी को कॉन्स्टेंट होना है, तो वी को कॉन्स्टेंट होने के लिए आर शुड बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इन 3D स्पेस यहाँ से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे चारों तरफ, उन सारों का पोटेंशियल, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। एंड टू जॉइन दोज पॉइंट्स यू विल गेट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करिए, आपने डेफिनेशन नोट ही कर ली होगी, इट इज सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। और इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल शो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, जे वगैरह में तो है ही, खैर बोर्ड में भी आता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, तो एक चीज मैंने आपको भी इंपॉर्टेंट बतानी है, वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे एक प्लस को चार्ज रख देता हूँ, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने मुझे एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया यहाँ पे दिस। ठीक है, और चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू। और मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा एक 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो। ठीक है, तो आप बना दोगे 50 वोल्ट, यहाँ पे लिखोगे, जो भी डिस्टेंस होगी निकालोगे दिस 50 वोल्ट। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा है, अब बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, एक तो होगा नहीं, ये 50 वोल्ट का हो गया, फिर यहाँ पे आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। ठीक है, अब एक केस देखो आप, मैंने बोला कि भाई 50 वोल्ट का बनाओ, और फिर मैंने आपसे बोला भाई अगला बनाना है 40 वोल्ट का। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे के क्यू बाई आर, है ना, इसको 40 के इक्वल लिखोगे एंड यू विल फाइंड आर। ठीक है, तो 50 फिर 40। ठीक है, फिर मैंने बनाया, आपसे बोला कि ऐसा है अगला बनाओ, मतलब 10 का डिक्रीज आ रहा है, 50 40 फिर 30 और फिर 20। ठीक है, तो जब आप इसको मैथमेटिक्स देखोगे, है ना, जब 50 से 40 की जो डिस्टेंस होगी, आप मैथमेटिक्स निकाल के देख लो। अगर आपको चार्ज की वैल्यू पता है, आपको चार्ज की वैल्यू पता है, तो यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, आर निकालिए आप। तो 50 से 40 जाने पे आर आएगा। फिर जब आप 40 से 30 जाओगे ना, जब आप 40 से 30 में जाओगे, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं उसको 40 वोल्ट लिखूंगा, आर निकालूंगा, फिर मैं उसको 30 वोल्ट लिखूंगा, आर निकालूंगा, तो मुझे पता चलेगा यार कि 50 से 40 की जो डिस्टेंस है और 40 से 30 की डिस्टेंस ये है, थोड़ी ज़्यादा। फिर मैं बोलूँगा अगला 20 का बनाओ। जब आप 20 का बनाओगे ना, तो
तो आपकी डिस्टेंस और ज़्यादा आएगी। समझ गए? तो फॉर सेम ड्रॉप इन पोटेंशियल, 50 to 40 and 40 to 30 and 30 to 20, distance is increasing। तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं उनके बीच में इंक्रीज हो रही है फॉर सेम ड्रॉप इन पोटेंशियल। ठीक है, कैसे देख लो आप भाई, ग्राफ कैसा होता है? पोटेंशियल ग्राफ KQ/R होता है। तो अगर पोटेंशियल ग्राफ बना दिया जाए इसका, तो ऐसे ग्राफ बनता है पोटेंशियल का। ये R हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अगर आप चलोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा चलने पे अगर थोड़ा सा R बढ़ाते हो, मान लो आपने R इतना बढ़ा दिया, तो ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ गया, ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हो। और फिर आप R चलते हो तो ड्रॉप विल बी लेस। अब इतना ड्रॉप हुआ, फिर आप R डिस्टेंस चलिए, तो आप देख रहे हो कि सेम ड्रॉप लाने के लिए, टू ब्रिंग सेम डिक्रीज इन V, R इज इंक्रीजिंग। इसलिए जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उसमें हमें ये चीज़ दिखानी पड़ती है ना, कि अगर आपको पोटेंशियल में सेम ड्रॉप लेना है तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा अगर आप चार्ज से दूर हैं, और अगर आप चार्ज से नज़दीक हैं तो आपको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक है, आप आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। अगर मैं इतना पोटेंशियल कम कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो देखो डिस्टेंस जो है वो इतनी आ रही है। फिर मैं इतना पोटेंशियल कम करूँ, अगर सेम पोटेंशियल कम करूँ तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाइए और आपको पता चलेगा कि अगर हमें V पे ड्रॉप लाना है तो उसके लिए R की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसलिए जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनमें हमें इस बात को शो करना होता है कि भाई जो ड्रॉप है, पोटेंशियल का ड्रॉप जो डिक्रीज है वो दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो इस बात को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं कि अगर ये चार्ज मेरा +Q है ना, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जब बनाओगे तो शुरू में जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो नियर होंगे, समझे? ऐसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और जैसे आप दूर जाओगे तो आपको सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कभी बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना के चले आओ। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कम होगी, फिर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे +Q चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और पता चलती है। अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो अब आप लाइन लिख लो। ठीक है, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, है ना। अच्छा, एक सेकंड, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपस में क्या ओरिएंटेशन है, क्या एंगल है, कैसे ओरिएंटेड है, तो क्या बताओगे आप? कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फ्रॉम दिस, मैं इससे कंक्लूड कर रहा हूँ, फ्रॉम दिस +Q चार्ज, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब +Q चार्ज से ले रहा हूँ, और इन जनरल हर केस में होगा। लिखिए आप, अगला पॉइंट लिखिए कि फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट R का तो ऑलवेज भी आएगा, और ऑलवेज, बट डोंट यूज वर्ड ऑलवेज, क्योंकि हम अभी यहाँ इसी फिगर में देख रहे हैं, है ना। तो लिख लिया कि फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब इस पॉइंट को निपटाते हुए चलते हैं। ठीक है, कि वाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखिए आप, अब इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है जो आपको बोर्ड में लिखना होता है, आता है। ठीक है, और इसमें जे वगैरह भी आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको हम समझते हैं। कि हमको पता है यार कि हमने पढ़ रखा है कि dv इज इक्वल टू -E.dr, है ना। कि अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो dr डिस्टेंस से, तो दिस इज dv। अगर मैं बोलूं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपको पता है कि यार इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होता है सेम होता है, और पोटेंशियल सेम हो गया, तो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस dv इज 0। dv मतलब चेंज होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हो, है ना, ये जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ चले गए थोड़ा सा, एंड देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल।
ठीक है। और मान लेते हैं हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज dr एंड देयर सम एंगल थीटा। अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहां से यहां मूव करके गया, मुझे पता चला dv 0 है, तो यार अगर dv 0 है इसका मतलब सीधी सी बात है कि E डॉट डी आर विल बी 0 एंड इफ E डॉट डी आर इज 0 इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कब होता है, व्हेन E इज परपेंडिकुलर टू dr। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब दोनों में एंगल 90 हो। यू कैन सी कि dr इज अलोंग द सरफेस, dr इज अलोंग द सरफेस, सो E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू dr। तो ये फिगर मैंने गलत बनाई है एक्चुअली, अगर ये मैं dr ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस dr विजिबल है आपको, क्या दिख रहा होगा, दिस dr, देन दिस मस्ट बी E इफ दिस हैज टू बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस होना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ये आपके यहाँ बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, इसको बताइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पे मिलते हैं आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर। अगला पॉइंट हो गया, और एक चीज और देखते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखिए पहले आप, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। इफ ए चार्ज इज मूव्ड ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब किसी चार्ज को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करा रहा हूँ, देन वर्क डन विल बी 0 और नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन वर्क डन विल बी 0। आई गेस आप सभी समझ सकते हो, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था कि इफ ए चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V, अगर मैं A से B मूव कर रहा हूँ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V, तो वर्क डन विल बी Q डेल्टा V, दिस विल बी वर्क डन। आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, अगर वो चार्ज नहीं जा रहा है तो, चार्ज नहीं आ रहा तो धक्का मार के आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, और अगर वो चार्ज अपने आप मूव कर रहा है तो इतनी उसकी एनर्जी में गेन आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है और चार्ज गिवन होता है, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू परफॉर्म Q डेल्टा V। अब एक बात बताओ आप, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हो तो व्हाट विल बी डेल्टा V, डेल्टा V 0 होगा यार, डेल्टा V विल बी 0। तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराओगे, है ना, तो डेल्टा V विल बी 0 एंड इफ डेल्टा V इज 0 देन वर्क डन इज, या मतलब आप उसके ऊपर मूव करा रहे हो या उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी और रास्ते से भी ले जा रहे हो स्टिल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है W0, मैंने क्या बोला कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो आप चार्ज को अगर इसके ऊपर ऐसे मूव कराओगे तो वर्क डन 0 होगा। और वैसे भी अगर आप यहाँ से यहाँ भी ले जाओगे, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ का पोटेंशियल भी सेम है, तब भी वर्क डन 0 होगा। तो चाहे तो आप इसके ऊपर ऐसे ले जाओ इसको पकड़ के, या डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कहीं भी ले जाओ, वर्क डन विल बी ऑलवेज 0, ठीक है, कभी भी इसमें वर्क नहीं आएगा। और वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो चाहे आप इस रास्ते पे ले जाओ, चाहे इस रास्ते पे जाओ, कहीं भी ले जाओ, अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन विल बी 0। तो क्या बात समझ में आई कि चार्ज इज मूव्ड ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन विल बी 0, और चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर पॉइंट ऑफ बाय एनी पाथ, किसी भी रास्ते से आप जाओ, वर्क डन विल बी 0, क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर किसी चार्ज को हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने की कोशिश की तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन विल बी 0। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आपको मिलेंगे भी, जे वगैरह भी पूछेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज है, एक सर्कल बना देगा ऐसे, ठीक है, और बोलेगा यार एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे, ये सर्कल है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे आएगा उतना पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, तो वर्क डन विल बी 0। या अगर आप इक्विपोटेंशियल नहीं भी समझते हो तो पोटेंशियल से बोल दो ना यार कि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, छोड़ो वर्क डन 0 हो गया, कैसे भी बोल दो आप, दोनों बातें सेम है, ठीक है। या जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखो कि अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये एक सर्कल बना देगा, इसके चारों तरफ एक सर्कल है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आया, एक बार मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया और एक बार मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है। तो बताओ किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा,
आपको पता है यार, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। चलो मैं पोटेंशियल को लिख देता हूँ V1। इस चार्ज की वजह से यहाँ के हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज ऑफ सर्कल। तो आप कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ V2 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V2 होगा, समझ गए। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लाओगे तो जो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाओगे तो जो वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ लाओगे जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी सेम। तो इन ऑल 3 केसेस वर्क डन विल बी सेम, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज थी यार, ठीक है, कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज का था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अगला केस बनता है। अच्छा एक चीज और देखिए आप, एक प्रॉपर्टी और आ गई हमारी। जैसे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है ना, तो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, उनमें हेल्प करेगा। आप सबको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, राइट। याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी। देख लो आप, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो होता क्या है जहाँ पे, अच्छा पहले इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर अगला ये बनेगा, एक अंदर बना देते हैं और पास ऐसे बनेगा, अगला और दूर बनेगा। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो पॉज करके सोचो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो सेपरेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें क्या रिलेशन है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है यार कि जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नियर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो देख सकते हो आप, अगर एक और बनाऊँ मैं तो इट शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, और नज़दीक ऐसे, है ना। जहाँ पे फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, तो वहाँ पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन होता है वो उतना ही कम होता है। लिख लो आप, ठीक है, कि सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो वहाँ पर हमारा सेपरेशन कम होगा। ये अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, वर्क डन विल बी 0। और तीसरा पॉइंट ये कि जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे स्पेसिंग कम है, और जहाँ पे फील्ड कम है वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि मुझे प्लस क्यू और माइनस क्यू, लिखिए हेडिंग लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल। तो ये डाइपोल है और मुझे किसका बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं आपको बताऊं क्या करना होता है जी अगर अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉम्बिनेशन में। कुछ मत करो, आपको पता है कि हाउ टू ड्रॉ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो एंड यू नो कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, सबसे पहले फील्ड लाइंस ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाते चले जाओ। तो दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड हमें हमेशा स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है। स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो जे में क्वेश्चन आते हैं उसमें स्पेसिंग का खेल होता है, कहीं पे स्पेसिंग कम, कहीं पे ज़्यादा। कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स हैं और उनमें हमें चेक करना है कि कहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, जहाँ पे फील्ड वीक है वहाँ पे स्पेसिंग हमेशा ज़्यादा रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इससे मैंने बोला कि प्लस क्यू माइनस क्यू का बनाऊँ, तो भाई मुझे तो फील्ड लाइंस सबसे पहले दिमाग में आएगी, हाउ टू ड्रॉ फील्ड लाइंस। और ये अगर आपको फील्ड लाइंस नहीं पता है प्लस क्यू माइनस क्यू की, तो फिर भाई इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि तो सबको पता होना चाहिए। बहुत सी आपको फील्ड लाइंस बनवाई थी, उसमें एक प्लस क्यू माइनस क्यू की भी बनवाई थी, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ भी ऐसे मुड़ जाती है ऐसे,
ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे एंड ऐसे। प्लस क्यू से फिर लाइन्स निकलती हैं ऐसे, एंड आप सबको पता है टर्मिनेट एट माइनस क्यू, ये प्रॉपर्टी होती है कि फिर लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्लस चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऐसे हमारी फिर लाइन्स हो गई, ठीक है। अब अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट स्किप कर गया। क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अगर आप कॉपी में जगह हो नोट्स बनाने में, तो इससे पहले लिखना अगली प्रॉपर्टी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की फील्ड परपेंडिकुलर आएगी और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी फील्ड परपेंडिकुलर आएगी, समझे? तो इसका मतलब ये होगा कि एट ए पॉइंट वी हैव टू डायरेक्शंस। प्रॉपर लिख लेना ऐसे ड्रॉ करके कि टू इंटू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वहाँ पे हमें, आपको पता है कि दो डायरेक्शन मिलती थी फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है किसी एक पॉइंट पे, कितने भी चार्जेस रख लो आप। सिमिलरली अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और वो इंटरसेक्ट कर गए, तो एट दिस पॉइंट यू हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। बस यही आपको लिखना है कि इफ दे इंटरसेक्ट देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है प्लस क्यू और माइनस क्यू का। तो पहले तो मुझे पता है यार इसका सर्कल टाइप का बनेगा, है ना। तो आई ड्रॉ सर्कल, नॉट एग्जैक्ट सर्कल, सोचो थोड़ा डिस्टॉर्टेड, इट विल बी डिस्टॉर्टेड, राइट। वाई डिस्टॉर्टेड? हेलो, हाँ अभी मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉल बैक करता हूँ, ठीक हो? ठीक है, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी एग्जैक्ट सर्कल, क्योंकि हमें पता है कि इसका भी पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ठीक ऐसे बनेगा सरफेस इसका, ठीक है, और माइनस क्यू का भी ऐसे बनेगा। कैश क्यों ऐसे बन गया भाई? अब फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फील्ड लाइंस बनी उसके परपेंडिकुलर सरफेस में आते चले जाओ, बस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां चलते हैं और यहां से यहां चलते हैं। देखो तो बताओ कहां पे पोटेंशियल ज्यादा कम होगा, यहां पे कम होगा या यहां पे कम होगा? एक्चुअली यहां पे पोटेंशियल ज्यादा कम हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू के नजदीक है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल था, फिर मैं यहां से यहां गया, तो देखो डिक्रीज आएगा पोटेंशियल में। क्यों डिक्रीज आएगा? इस प्लस क्यू का डिक्रीज आएगा, क्योंकि आप प्लस क्यू से दूर जा रहे हो, और इस माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब पहले -5 था तो -8 हो जाएगा। चार्ज माइनस क्यू है ना यार, इसके पास जा रहे हो तो नेगेटिव पोटेंशियल विल इंक्रीज, मतलब -5 से -8 से -10 हो रहा होगा, और यहां भी डिक्रीज आएगा। लेकिन यहां पे प्लस क्यू का डिक्रीज तो सेम होगा। अगर डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर है, तो जितना प्लस क्यू का यहां डिक्रीज करेगा उतना ही यहां डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पे ये ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू के पास है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे जाने पे पोटेंशियल कम हो रहा है, देखो, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो ये काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां पे स्ट्रांग होगी? बीच में जाने पे जो फील्ड है आपकी वो स्ट्रांग होती जाएगी। भाई प्लस क्यू है माइनस क्यू, आप यहां पे जा रहे हो तो प्लस क्यू की फील्ड इधर आएगी और माइनस क्यू की इधर आएगी, ठीक है। जब आप यहां पे आओगे इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो प्लस क्यू की फील्ड इधर आएगी और माइनस क्यू की फील्ड उसके टुवर्ड्स आएगी, ठीक है। तो यहां आने पे जो फील्ड है वो थोड़ी सी रिलेटिवली आपकी वीक होगी, ठीक है, कंपेयर टू दिस पॉइंट। यहां पे फिर थोड़ी स्ट्रांग होगी और बीच में और स्ट्रांग हो जाएगी। तो क्या होगा, जब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे फील्ड थोड़ी सी
स्ट्रांग होगी कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। फिर सेपरेशन अभी और बढ़ेगा, लेकिन यहां पे सेपरेशन ज्यादा बढ़ेगा, यहां पे सेपरेशन ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहां पे फील्ड ज्यादा वीक होती जा रही है। क्यों ज्यादा वीक होती जा रही है समझ रहे हो आप? यार इधर प्लस क्यू की फील्ड इधर है माइनस, और इस माइनस क्यू की फील्ड इधर है, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, प्लस क्यू की इधर है और माइनस क्यू की भी इधर है, तो यहां पे फील्ड बढ़ेगी। तो हमें करना क्या है, ध्यान रखना, यही सब क्वेश्चन बनते हैं यार। जेई में क्वेश्चन आएगा ना, एक बार स्पेसिंग इधर कर देगा, एक बार इधर कर देगा, बस बच्चा घूम जाएगा। स्पेसिंग ध्यान रखना है। तो यू हैव टू थिंक कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है। मुझे इतना एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, इतनी फिजिक्स आपने पढ़ ली है, थोड़ा बैठोगे तो आप सोच सकते हो कि यार इधर फील्ड स्ट्रांग है कंपेयर टू दीज पॉइंट्स। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर स्पेसिंग बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी, तो इट विल बी लाइक, और फिर ये यहाँ बहुत दूर से जाके ऐसे लाइक दिस, समझे। इधर भी ऐसे बना लिया, इधर भी ऐसे बना लिए, ठीक है। और ये बीच में आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे थोड़े से पे ऐसे आ जाएगा, समझे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइप का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस ऐसे है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, दे। तो इसको आप ड्रॉ करिए, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को, समझ गए। तो समझ गए जेई में क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से, इधर स्पेसिंग कम, इधर स्पेसिंग ज़्यादा, इधर स्पेसिंग कम, या उसका इधर स्पेसिंग कम कर दे, इधर ज़्यादा कर दे, समझ गए। और उधर भी आपको सेम कहानी रखनी है। तो क्या करना होता है, बहुत आसान होता है, ऑलवेज ड्रॉ फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस बना दो, और बस ये चेक करते रहो तुम प्लस माइनस से, कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे स्पेसिंग कम कर दो, वीक है वहाँ पे दूर कर दो। चलो अगला एक काम करो, आपको खुद ड्रॉ करना है, एंड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। प्लीज़ वीडियो पॉज करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो प्लस क्यू और यहाँ पे लिखो प्लस क्यू, ठीक है। और ड्रॉ करो, देखो आपका हमारा मैच करता है कि नहीं मैच करता है, ठीक है। प्लीज़ सॉल्व करना है इसको, ठीक है, अपने आप ड्रॉ करिए। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं नल पॉइंट निकालूंगा, दिस इज नल पॉइंट, यहाँ पे नल पॉइंट भी आता है, और मुझे फील्ड लाइंस बना दूंगा मैं। मुझे याद है कि प्लस क्यू की फील्ड लाइंस ऐसे, पॉस्ट जो सिमिलर चार्जेस होते थे उनकी फील्ड लाइंस रिपेल करती थी, याद आ रहा है आपको। जो डिफरेंट चार्जेस की फील्ड होती थी वो क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी, एंड दे रिपेल, एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, ऐसे प्लस क्यू। और यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे होती थी, सिमेट्रिकल बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे एंड ऐसे ऐसे और ऐसे, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब मैं सरफेस बनाऊंगा इनके परपेंडिकुलर, तो सर्कल को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा हल्का सा, तो ऐसे बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल टाइप का हल्का सा, और यहाँ भी इसको सिमेट्री से थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टाइप, ये बना दिया मैंने। एक सरफेस तो बना लो अपने आप, ठीक है। अब सोचो भाई, अब मुझे यहाँ से देखो चल करना है क्या होता है, मुझे यहाँ से यहाँ चलना है, और मुझे यहाँ से यहाँ चलना है, और मुझे देखना है कि फील्ड कहाँ ज़्यादा कम हो रही है। जहाँ फील्ड कम हो रही होगी ना, ज़्यादा कम हो रही होगी, मैं वहाँ स्पेस ज़्यादा कर दूंगा। जहाँ पे फील्ड कम हो रही होगी, स्पेस कम कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये पॉइंट्स पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी मान लेते हैं, कुछ पोटेंशियल। आप थोड़ा चलते हैं आगे, ठीक है। तो मैं कहता यार बीच में जाने पे क्या हो रहा है, बीच में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, और बिल्कुल बीच में पहुंच के तो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल बीच में पहुंच के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इधर चलने पे स्पेसिंग जो है, मान लो मैं यहाँ से, आप सोचो यार, मैं यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस 2D थी, ये 2D थी, मैं यहाँ से D जाऊँ और मैं इधर D जाऊँ, तो यार मैं इधर D जाऊँगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी ना भाई, इसकी भी इधर होगी, उसकी भी इधर होगी, देयर सम इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं बीच में आ जाऊँ तो दोनों फील्ड आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे फील्ड वीक होती है, समझ गए, वहाँ पे हमें स्पेसिंग को ज़्यादा रखना होता है। तो अगर मैं यहाँ चलूँगा तो भाई इस बार स्पेसिंग तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी स्पेसिंग, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, और यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी रिलेटिवली कम होगी, यहाँ पे इस बार स्पेसिंग ज़्यादा होगी, तो इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है।
ऐसे बनेगा। फिर अगले में यहाँ स्पेसिंग बढ़ेगी, स्पेसिंग तो बढ़ेगी ना, पोटेंशियल कम हो रहा है, यहाँ भी बढ़ेगी लेकिन यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हम बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहे हैं, देयर इज सम पोटेंशियल। फिर मैं स्पेसिंग बढ़ाऊंगा इस वाले से, जितनी इसमें थी थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग रखूँगा मैं, इतनी कर दी मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे और ज़्यादा स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, समझ गया आप? तो इधर इस बार स्पेसिंग थोड़ी सी कम है, ठीक है। अगला बनाऊंगा, मान लो नल पॉइंट मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इट्स मेक हियर, ठीक है। अगले में क्या होगा, फिर यहाँ स्पेस बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा स्पेस, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगा, समझ गए आप? तो यहाँ पे स्पेस यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना, और ऐसे आप इधर बना दिए तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया किसका, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू का। नहीं समझ में आता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने की कोशिश करना, फिर मुझे भेज देना एक बार, ठीक है। तो ये हमारे प्लस क्यू के हो गए, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास प्लस क्यू एंड प्लस क्यू होता, कोई कहता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, समझे, इसका इक्विपोटेंशियल बना के दिखाओ। तो अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसकी पहले फील्ड लाइन्स बनाना, आप यहाँ आपका नल पॉइंट आता है, आपको पता है कि ऐसे ऐसे हमारी फील्ड लाइन्स बनती हैं इसकी, है ना, और ऐसे प्लस क्यू की, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे बनेगा सर्कल टाइप का, हल्का सा डिस्टॉर्टेड। बीच में आओगे तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगी, यहाँ पे फील्ड जैसे आप इधर आ रहे हो फील्ड ये नल पॉइंट होगा ना जीरो। तो जब अगला बनेगा तो यहाँ पे स्पेसिंग आप थोड़ी सी कम करोगे, यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ स्पेसिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे फील्ड लाइन्स देखो कैसी आएंगी, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ बिल्कुल सिमेट्रिकली, तो इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी, तो फील्ड ऐसे आएंगी। तो फिर क्या होगा यार, ये पूरा जाके और ये ऐसे आपका ये बंद हो जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ भी ऐसे आके ये बंद हो जाएगा इधर ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ भी ये बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ पे आके ऐसे बंद हो जाएगा, और फिर ये ऐसे ऐसे बन जाएगा कुछ, समझ गए, इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा प्लस क्यू में ही बंद हो जाएगा, देखो मैं शायद पूरा नहीं बताया, जब आप प्लस क्यू का पूरा बनाओगे, है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बने थे ये, ठीक है। फिर ये वाला जो है फील्ड लाइन्स बिल्कुल ऊपर होंगी ना, तो ये आप आओगे आप यहाँ पे तो ये ऐसे बन जाएगा लाइक दिस, उसकी पूरी फिगर कर लेना लाइक दिस। यहाँ भाई बीच में तो फील्ड ऐसे होती ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर प्लस क्यू था तो फिर ये पहले तो ऐसे सर्कल्स बनेंगे, फिर ये सर्कल यहाँ से घूम के पूरा ऐसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लिखिए आप, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत तरह के हो सकते हैं, आपने देखा प्लस क्यू माइनस क्यू का पोटेंशियल सरफेस, प्लस क्यू का, ठीक है। जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहाँ पे सिमेट्री होती है चार्ज में, लाइन या कुछ, वहाँ पे बेसिकली सिमेट्रिकल में हमारे तीन तरह के बनते हैं। एक तो बन गया स्फेरिकल, लिखिए टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिमेट्री में कौन कौन से होते हैं, तो अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल शेल है, लिखिए आप स्फेरिकल शेल, या सॉलिड स्फेयर, या कोई भी मेरे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल शेल हो गई मान लो, स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फेयर, तो इनके सबके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, आपको पता है बाहर फॉर्मूला KQ/R होता है ना यार, आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला KQ/R होता है, तो इन सबके इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनेंगे। एक तो होता हमारा स्फेरिकल, ठीक है। फिर अगर मैं कहीं पे एक लाइन चार्ज रख दूं, तो लाइन चार्ज से मैं आपसे बोलूं कि वो पॉइंट्स फाइंड करो जहां पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर आप यहां से r डिस्टेंस पे लाइन चार्ज से चारों तरफ r डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले लो, चारों तरफ एक लाइन है उसके चारों तरफ r डिस्टेंस पे पॉइंट, वो सब पे पोटेंशियल सेम होगा, एंड वो हमारा क्या बनेगा, जैसे गॉसियन सरफेस होता है ना वैसे बनेगा। दिस सिलेंड्रिकल, ये हमारा जो सरफेस बनेगा, दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस,
एंड सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं इनफाइनाइट वॉल ले लूँ, इफ आई टेक इनफाइनाइट वॉल, दिस इनफाइनाइट वॉल, और मैं बोलूँ कि भाई इसकी पहले फील्ड लाइंस बनाओ, तो फील्ड लाइंस तो आपको पता हो कि यूनिफॉर्म होती हैं परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट वी अज्यूम कि इनफाइनाइट प्लेन की फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर एंड दे आर यूनिफॉर्म। समझे? तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ गए? प्लेनर, दिस इज कॉल्ड प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ आ रही है कि अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट वॉल है, ये मान लो वॉल है ऐसी, ये पूरी वॉल खड़ी है, तो इससे यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, ये वॉल है सोचो, और इससे आर डिस्टेंस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस, सब पे पोटेंशियल सेम होगा। फिर आगे एक और, मतलब एक वॉल के पैरेलल एक इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग प्लेन है मेरे पास, उसके पैरेलल एक प्लेन खड़ा कर दो, उसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। एक और प्लेन खड़ा कर दो, उसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। तो ये एक प्लेन है, फिर ये थोड़ा आगे जाके प्लेन है, फिर थोड़ा आगे जाके प्लेन है, इस सब पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझ गया? तो तीन तरह के हमारे सिमेट्री में इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गए। कौन कौन से? स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल और प्लैनर। ठीक है, अब यहाँ दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। देखो आप, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मेरे पास इनफाइनाइट वॉल है और यहाँ से एक पॉइंट r1 डिस्टेंस पे और यहाँ से एक पॉइंट r2 डिस्टेंस पे, दिस P1 एंड दिस P2। ठीक है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तुमको पता है यार जो फॉर्मूला होता है, अब यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपको फॉर्मूला पता है। यूनिफॉर्म फील्ड में जो फॉर्मूला होता है वो E डेल्टा आर हो जाता है। वैसे E डॉट dr होता है, यूनिफॉर्म में E डेल्टा आर हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, मान लो थिन शीट है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी आएगी? दिस r1 दिस r2, दिस इज r2 माइनस r1। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन हाई पोटेंशियल पे होगा? कौन हाई पोटेंशियल पे होगा? ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ मूव करती हैं? दे मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन है, हालांकि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेना देना नहीं है, हमारा खत्म हो गया टॉपिक। क्वेश्चन में आपको 2-4 और कराऊंगा। ठीक है, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी एक मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वॉल है, क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नियर इनफाइनाइट वॉल विच आर एट डिस्टेंस r1 एंड r2। ये r1 पे, r2 पे, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1। ये हाई पे होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से चल रही है, ये हाई पे होगा, और ये लो पे होगा। अगर आपको हाई लो समझ में नहीं आता है ना, तो भाई फिर ऐसा लिख लिया करो कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, माइनस ई कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा आर कितना है? दिस r2 माइनस r1, और डेल्टा भी हमारा कितना होगा? दिस विल बी V2 माइनस V1। ठीक है, उल्टा तो नहीं हो गया? ठीक है, सही लिखा हुआ है। डेल्टा भी V2 माइनस V1 हो जाएगा, और ये R2 माइनस R1। देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना यार, तो आप उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल दिया करो। ई को मैग्नीट्यूड लिखा करो, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिखा करो, उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, फिर देखा करो कि फील्ड लाइंस जा कहाँ रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनमें कौन सा पॉइंट हाई पे, कौन सा लो पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, हालांकि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेना देना नहीं है, कि ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट r1 लेगा, और यहाँ पे पॉइंट r2 डिस्टेंस पे लेगा, दिस पॉइंट P1, दिस पॉइंट P2। ठीक है, और कहेगा भाई V1 माइनस V2 बता दो
ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल का निकालेंगे हम लोग, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकाल सकते हैं। और हमको पता है कि जो dV होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, माइनस ई डॉट डी आर होता है। तो अगर आपको किसी फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, आपसे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो बिल्कुल वो फॉर्मूले पे जाओ, dV इज ई डॉट डी आर। मैं कहूँ dV इज माइनस ई डॉट डी आर, फिर मैं लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा R1 से R2 और यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगा V1 से V2। जब मैं dV को इंटीग्रेट मारूंगा तो V आ जाएगा, लिमिट लगाओगे तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। समझ में, सीधे लिख दिया मैंने, इसका इंडेक्शन V आएगा, लिमिट लगा के दिस माइनस E आप सबको पता होना चाहिए, इसका E होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन R डॉट डी आर एंड R1 टू R2। तो दिस इज V2 माइनस V1, ये बाहर आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज डी आर बाई आर और लिमिट R1 से R2। तो दिस इज माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग R बेस E पे आता है एंड दिस इज R1 टू R2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज लॉग R2 माइनस लॉग R1, दिस इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस अंदर चला जाएगा, log R1 माइनस log R2 एंड दिस इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड log R1 बाई R2। ठीक है, दिस इज V2 माइनस V1। ध्यान रखना, V2 माइनस V1 पूछा है या V1 माइनस V2 पूछा है, पंगा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, V2 माइनस V1 पूछा है या फिर V1 माइनस V2, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इक्विवेलेंट सरफेस हमारा डन हो गया। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पे इक्विवेलेंट सरफेस पे और। ठीक है, चलिए।